नमो हिरण्यबाहवे हिरण्यवर्णाय हिरण्यरूपाय हिरण्यपतये अम्बिकापतये उमापतये पशुपतये नमो नमः। हिरण्यबाहवे हिरण्यवर्णाय हिरण्यरूपाय हिरण्यपतये अम्बिकापतये उमापतये पशुपतये नमो नमः। हिरण्यवर्णाय हिरण्यरूपाय हिरण्यपतये अम्बिकापतये उमापतये पशुपतये नमो नमः। नमस्कार बहनों और भाइयों, मेरा नाम डॉक्टर प्रियरंजन त्रिवेदी है। मैं अभी अपने प्रांगण देहरादून स्थित क्लेमेंट टाउन में यह विचार करने आया हूँ कि हमारे साथी लोगों के साथ मिलकर हम एक ऐसी दिशा निर्देश आपको बताएं जिससे कि आपका अगला वर्ष बड़ा अच्छा रहे। इस चर्चा में हमारे साथ डॉक्टर मार्कंडेय राय जी हैं, जो संयुक्त राष्ट्र में अभी वरीय परामर्शी हैं और पिछले लगभग 25-26 साल से यूनाइटेड नेशंस में काम करते आए हैं हैबिटेट डिवीज़न में। अभी 2 विश्वविद्यालय के कुलाधिपति भी हैं, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में। हमारे साथ अनिल जग्गी जी हैं, जो सोशल एंटरप्रेन्योर भी हैं, IT एक्सपर्ट भी हैं, टेक्नोक्रेट भी हैं, साथ साथ सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। तो CSR पर भी काम चल रहा है और फिर ऑनलाइन वर्चुअल एजुकेशन पर काम हो रहा है। तो अभी जो बातें होंगी आज की, उसमें उसका निचोड़ यह है कि 2 दिन बचा है नए साल में प्रवेश करने में, 2022। तो देखना यह होगा कि हम अगला साल को किस प्रकार देखते हैं, चुनौतियाँ क्या हैं, संभावनाएं क्या हैं। हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने कहा भी है कि चुनौतियों को स्वीकार करें और उसको आगे ऐसा बढ़ाएं कि वह एक संभावनाओं की तरफ ध्यान दें। वही करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं हैं, समस्याओं की कमी नहीं है और उसका निदान भी संभव है, और चुनौतियां भी हैं, संभावनाएं भी हैं। भारत को आगे बढ़ना है तो इस प्रकार की जब जब समस्या हुई है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब जब ऐसी समस्याएं आई हैं तभी कोई राष्ट्र आगे बढ़ा है। तो फिर आज की चर्चा मैं प्रारंभ करूंगा डॉक्टर मार्कंडेय राय साहब से। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की चर्चा में। क्लेमेंट टाउन में आप पधारे हैं पहली बार, और आप जग्गी साहब भी पधारे हैं यहाँ पर। यह प्रांगण बहुत पुराना है, लगभग वर्ष 2000 में हमने ये प्रांगण बनाया था पर्यावरण पाठ्यक्रमों को चालू करने के लिए, और बहुत सारे प्रयोगशालाएँ यहाँ पर उस समय थी, जिसमें कि पूरे भारतवर्ष के लोग आते थे, और रेजिडेंशियल कोर्स था 15 दिन का इन्वायरमेंटल एनालिसिस का। धीरे धीरे प्राथमिकता बदलती रही, हिमालयन डेवलपमेंट पर काम किया। अभी विश्व हिंदू विश्वविद्यालय खोलने की योजना है, जहाँ पर हम लोग आगे बहुत सारे पाठ्यक्रम चालू करेंगे। हिंदुत्व के अलावा बेरोजगारी दूर करने की जो बातें हैं, स्किल डेवलपमेंट है, कौशल विकास है, सारी बातों का समावेश होगा। तो आज की चर्चा में खासकर हम ये बात करेंगे राय साहब से, अगले साल की चुनौतियाँ क्या हैं और संभावनाएं क्या हैं। धन्यवाद प्रोफेसर प्रियरंजन त्रिवेदी जी।
मेरे लिए ये बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है कि आज आपके सानिध्य में 3 दिन देवभूमि में बिताने का अवसर मिला। ये साल अब अपना अंतिम चरण में है, अपने को समेट रहा है, जबकि हम लोगों की एक बहुत बड़ी अनुभवों के साथ नया साल उम्मीदों के साथ शुरुआत होने जा रहा है। हम लोगों के साथ आज अनिल जग्गी जी भी हैं, अच्छे मित्र हैं हम लोगों के, बहुत से काम करते हैं। देवभूमि में आने के बाद लगता है कि एक मानसिकता ही बदल जाती है, उम्मीदें ही नहीं, जीने का मन करने लगता है। लगता है कि जीवन को कैसे सार्थक बनाया जाए, और वो हमेशा कविता याद आने लगती है, वह शक्ति हमें दो दया निधि, कर्तव्य मार्ग पर बढ़ जाए, पर सेवा पर उपकार में हम यह जीवन सफल बनाए। आज त्रिवेदी जी के साथ मिलकर के हम लोग बहुत से प्रोजेक्ट पर, जैसा कि उन्होंने बताया, कई विश्वविद्यालयों और कई संस्थाओं में काम कर रहे हैं, लेकिन अभी लगता है कि अभी और करना बाकी है। लेट अस डू सम मोर, जैसे गांधी ने कहा, लेट अस डू सम मोर। हमेशा हम लोग जोड़ते हैं, अनिल जग्गी जी के साथ बैठने का एक यही था कि यहाँ भी कुछ न कुछ प्रोजेक्ट किया जाए। उन्होंने बहुत पहले भी बहुत लोगों को यहाँ से शिक्षित किया है, ट्रेनिंग दिया है और उनके ज्ञानवर्धन को आगे बढ़ाया है। हम लोग उस श्रृंखला को निरंतर गंगा की अविरल धारा की तरह प्रवाहित करना चाहते हैं। हिमालय को देख करके ऐसे ही स्वाभिमान बढ़ जाता है कि हमारा अभिमान है, हमारा ललाट है, हमारा सिर है, हमारा गुरूर है हिमालय। और उस हिमालय से ही करीब 600 करोड़ लोगों का जीवन यापन चलता है, जहाँ से गंगा जमुना की धाराएं प्रवाहित होती हैं। इन 600 लोगों की लाइवलीहुड जो चलता है एग्रीकल्चर का, आप देखते हैं कि गंगेटिक बेल्ट जो है उसमें एग्रीकल्चर से लेकर के और फिशरी से लेकर के नेविगेशन से लेकर के हर चीज़ें होती हैं। लोगों की भावनाएं और हम लोगों का अपना भाव भी जुड़ा हुआ है इन नदियों के साथ, माँ का संबंध है। वैसी जगह पर हमको लगता है कि देहरादून में अगर हम लोग कुछ करें जो कि लोगों को वो शिक्षा, जो कि शिक्षा केवल जीवन यापन के लिए नहीं बल्कि मानव बनाने की हो, जो कि हमेशा त्रिवेदी कहते हैं कि जॉब सीकर नहीं, जॉब गिवर हमको बनाना है। मैं वो चाहता हूँ कि उस फिलॉसफी को लेकर के हम लोग यहाँ कुछ और काम करें कि जो लोग आज आत्मनिर्भर भारत की बात प्रधानमंत्री कह रहे हैं उसमें हम लोग एक आहुति दे सकें। ये एक आदमी का काम नहीं है, ये पूरे संकल्प के साथ पूरे भारतवासियों का 135 करोड़ लोगों का सपना होना चाहिए। अब कहते हैं ना, जैसे चंगेज खान ने कहा था, उसको जंगेज खा कहते हैं, जंगेज बड़ा बहादुर हुआ। वो कहता था कि उसका एक बहुत बड़ा अच्छा सेइंग है कि इफ वन पर्सन सी ए ड्रीम इट इज ए ड्रीम, बट इफ मेनी पीपल स्टार्ट सीइंग द सेम ड्रीम इट कम्स टू रियलिटी। आज मैं यही कहूँगा कि नए साल में 135 करोड़ भारतवासी वही सपना देखना शुरू करें जो प्रधानमंत्री मोदी ने सपना देखा है, आत्मनिर्भर भारत का। हमको नहीं लगता है कि कोई भी विश्व की शक्ति जिसको हम लोगों को हिला सकती है, डिगा सकती है या रोक सकती है। अगर 135 करोड़ भारतवासी जो एक से एक प्रतिभावान हैं, एक से एक समृद्धवान हैं, एक से एक स्पिरिचुअल है, तो हम लोग अपनी पुरानी संस्कृति को, अपनी पुरानी गौरव को वापस लाएं, जाके हम कहते वसुधैव कुटुंबकम, विश्व एक परिवार है जहाँ कोई भी भूखा न रहे, कोई भी आदमी गरीब न रहे और हर आदमी को जो भी शक्ति देगा जो कि हम लोग सबकी सेवा में अपने को लगा सकें। त्रिवेदी जी ने जीवन अपना दिया ही है और इन्होंने अपना कीर्तिमान स्थापित किया है। हम और जग्गी साहब इनके साथ जुड़ करके उस धारा को आगे बढ़ाना चाहते हैं कि ये आदमी आता है जाता है, लेकिन ये जो सिद्धांत है, फिलॉसफी है, चलनी चाहिए। हम लोगों को तब तक नहीं रुकना है जब तक कि पूरा विश्व एक नया विश्व हो। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने विषय प्रवेश बहुत अच्छे ढंग से किया, आपको बधाई हो नया साल। और जैसा कि हमने चर्चा की, यहाँ पर हम
लोगों ने हिंदू विश्वविद्यालय की कल्पना की है, उसको मूर्त रूप देने के लिए पिछले वर्ष 31 अक्टूबर को तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने आज के शिक्षा मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत को सुझाव दिया कि आप जाएं और क्लेमेंट टाउन स्थित जो डॉक्टर त्रिवेदी ने मुखारित प्रांगण बनाया है, जो 20 साल पुराना है, वहाँ पर जो उनका प्रशासनिक कक्ष है उसका उद्घाटन करें और जो खाली ज़मीन है उसमें विश्वविद्यालय के भवन के लिए शिलान्यास करके आएँ। तो धन सिंह जी हिचकिचा रहे थे कि भाई मैं तो उत्तरकाशी में हूँ, मैं तो आऊँगा 9 बजे रात में। हमने कहा कि मैं पंडित से पूछता हूँ, अगर 9 बजे भी होगा लग्न तो हो जाएगा। 9 से 10:30 तक की पूजा हुई, हमें लाइव टेलीकास्ट कराया था, उसकी पट्टी भी लगी हुई है। और आगे जाकर के कल होकर के जो न्यूज़ छपा, क्योंकि हमने घोषणा की थी और सारे पत्रकार आए थे, कोविड का पूरा माहौल था, पत्रकार सारे लोग आए, करीब 8-9 अखबारों के, कल होके सब जगह छपा। 5 लाख युवा युवतियों को मुफ्त ऑनलाइन प्रशिक्षण इस विश्वविद्यालय के द्वारा दिया जाएगा। बधाई आने लगी। मुख्यमंत्री जी ने फ़ोन किया कि भाई क्या बात है, आपने क्या बोल दिया है, जल्दी कराते हैं। किसी प्रकार एक्ट नहीं पास हुआ है अभी, आज होगा कल होगा, ये तो एक समय के साथ आगे बढ़ती रहती है बात। अभी हम लोगों को यह देखना भी है, जग्गी साहब, अनिल जग्गी जी से मैं पूछूंगा कि आप यहाँ के हैं और आपने अंतर्राष्ट्रीय अनुभव प्राप्त किया है, आप ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, दिल्ली में हर जगह रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि हम बेरोजगारी दूर करने के लिए स्वनियोजन, जैसे राय साहब ने कहा कि ज़रूरत है भारत में रोजगार सृजकों की, रोजगार याचकों की नहीं। एंड वी आर लॉन्गिंग फॉर अ डे व्हेन वी विल हैव मोर नंबर ऑफ जॉब गिवर्स दैन जॉब सीकर्स। कोई रोजगार याचक नहीं रहेगा। भारत सरकार निकालेगी अखबार में, खबरदार, भारत में कोई आदमी अप्लाई नहीं कर रहा है। प्रधानमंत्री के पत्र सूचना कार्यालय से आया है कि दूसरे राष्ट्रों से बुलाना पड़ेगा, तो ही आए, बाहर से आए। हम रहेंगे रोजगार सृजक। बाहर चाइना के लोग, नेपाल के लोग, बांग्लादेश के लोग, पाकिस्तान के लोग, भूटान के लोग, मालदीव के लोग, श्रीलंका के लोग, अफगानिस्तान के लोग, बर्मा के लोग, ये सारे लोग हमारे यहाँ नौकरी करेंगे। तो ये कैसे होगा, उसके लिए स्किलिंग कैसे होगी, उसके लिए हमें रॉ मटेरियल कहाँ से लाना पड़ेगा। हम कहते हैं कि 25 जो मल्टीनेशनल टॉप कंपनी है, 98% कंपनी के CEO या उच्चाधिकारी इंडियन है या इंडियन ओरिजिन के हैं। क्या उनकी जवाबदारी नहीं बनती कि उन तकनीक को यहाँ दे दें। हम कहते हैं कि साहब अभी गाड़ियों का निर्माण नहीं हो रहा है, चिप्स नहीं आ रहे हैं, 6 महीने की वेटिंग हो गई है। तो कहना है कि टेक्नोलॉजी लानी है, मैन पावर को वापस बुलाना है, एंटरप्रेन्योर्स पैदा करने हैं, ऑनलाइन शिक्षा देनी, घर बैठे सीखिए। दोज हु हैव लॉस्ट देयर जॉब्स इन कोविड, उनको भी बचाना है कि वो जॉब लूज़ कर दिए हैं, तो कोई बड़ा काम हो, वो एंटरप्रेन्योर बन जाए। तो इन सब बातों पर तो विचार होगा ही। अभी हम विचार सुनेंगे डॉक्टर अनिल जग्गी साहब का। नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर त्रिवेदी और डॉक्टर मार्कंडेय राय, जो इस आज के कार्यक्रम के सूत्रधार भी हैं। और मैं तो अपने आप को बहुत खुश नसीब मानता हूँ कि आज मेरे को बड़े बड़े विद्वान लोगों के साथ बैठने का मौका मिला। तो मैं देहरादून का रहने वाला हूँ, तो मैं देवभूमि में, जिसको द्रोणाचार्य की नगरी भी कहा जाता है, द्रोणाचार्य की नगरी, आप जानते होंगे गुरु द्रोणाचार्य जो थे वो अभी तक उनका मान है और गुरु द्रोणाचार्य के नाम से अवार्ड भी दिए जाते हैं। तो देहरादून का जो इतिहास है वो कहते हैं कि द्रोणाचार्य ने यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर बनाया और एजुकेशन के मामले में देहरादून जो है पिछले कई दशकों से हिंदुस्तान को लीड कर रहा है और देहरादून के और उत्तराखंड के लोगों को दुनिया भर में भेज के बहुत बड़ा ह्यूमन कैपिटल डेवलप किया है। तो डॉक्टर साहब ने जो बताया कि हम लोगों को इंजन बनना है, बोगी तो बन जाएंगे, और इंजन कैसे बनेंगे जब तक अच्छी शिक्षा नहीं होगी, अच्छे संस्कार नहीं होंगे, अच्छी विचारधारा नहीं होगी, तब तक हम वो लीड नहीं कर पाएंगे। और पिछले कुछ सालों में मैं देख रहा हूँ कि हिंदुस्तान, जब से मैंने IT सेक्टर में काम करना शुरू किया तब से देखा कि हिंदुस्तान का परसेप्शन दुनिया भर में बदला है। डॉक्टर साहब ने बताया कि दुनिया भर की जितनी लीडिंग कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, पेप्सी है, और भी जितनी भी लीडिंग कंपनी है, सबके CEO जो हैं हिंदुस्तानी बन चुके हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है कि हिंदुस्तान की शिक्षा। और मैं समझता हूँ कि 135 करोड़ का देश ने अगर 10 लोगों को दुनिया की टॉप कंपनी को लीड करने को दिया है और आने वाले समय में अगर यही शिक्षा का
तरीका चलता रहा और बदले हुए समाज के हिसाब से हम शिक्षा को भी बदलते जाएं, क्योंकि जब समाज बदलता है तो शिक्षा का रूप भी बदलना चाहिए, स्वरूप भी बदलना चाहिए। और टेक्नोलॉजी के माध्यम से वर्चुअल, हमारी डॉक्टर साहब से बात हुई है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी की बात हुई है। और हिंदुस्तान को विश्व गुरु अगर बनना है तो हिंदुस्तान के जो संस्कार हैं, हिंदुस्तान का ज्ञान है, वो दुनिया के कोने कोने में जब तक नहीं पहुँचेगा तो हिंदुस्तान विश्व गुरु नहीं बन पाएगा। और ये एक मानना है कि हम लोग एक सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। जो प्रेजेंट सरकार है, मोदी गवर्नमेंट सरकार है, उन्होंने भी जो नए नए इनिशिएटिव लिए हैं, चाहे वो अटल इंक्यूबेशन सेंटर है कि शिक्षा को, लैब को लेबोरेटरी के साथ जोड़ना है, लैंड को लेबोरेटरी के साथ जोड़ना है। ये जो कार्यक्रम शुरू हुए हैं, अटल इंक्यूबेशन सेंटर में देख रहा हूँ हिंदुस्तान की कई यूनिवर्सिटी में खुल चुके हैं, IITs जितनी हैं वहाँ इंक्यूबेशन सेंटर खुल रहे हैं। और हिंदुस्तान पिछले 2-3-4 सालों में अगर आप इतिहास देखते हैं तो दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप केंद्र बन चुका है। दुनिया का इन्वेस्टमेंट जो आ रहा है वो हिंदुस्तान की तरफ आ रहा है। बेंगलोर देख लीजिए, बॉम्बे देख लीजिए, गुड़गांव देख लीजिए, इवन उत्तराखंड में भी बहुत जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे है। तो मेरा मानना यही है कि अगर हमारे अच्छे लोग होंगे, अच्छे पढ़े लिखे लोग होंगे, अच्छी शिक्षा होगी तो हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। और डॉक्टर त्रिवेदी जैसे विद्वानों का साथ अगर हमें मिलेगा तो हम भी इस डायरेक्शन में बहुत कुछ कर सकते हैं। और मैं इस यकीन के साथ आप सबको नए साल की शुभकामनाएं देता हूँ। 2 दिन बचे हैं, आप सब हेल्दी रहें, अच्छी डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं। 2022 का आगाज़ होने वाला है 2 दिन के बाद। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ऐसा कहा कि क्या सब करना चाहिए और किस प्रकार नए तरह के प्रशिक्षण प्राप्त हो लोगों को, ताकि जो भारत में डिमांड आने वाला है उसकी पूर्ति हम कर सकें। तो बड़ा अच्छा है। अब बात आती है कि जब मशीनों की बात आती है, ऑटोमेशन की बात आती है, प्रशिक्षण की बात आती है, ट्रेनिंग की बात आती है, आदमी मशीन न बन जाए। इसलिए एक बात जो हम बहुत दिनों से प्रयोग कर रहे हैं वो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन सिखाते हैं हम हिंदी में, मूल्यपरक शिक्षा। मूल्यपरक शिक्षा अगर नहीं है, अगर आप भारतीयता के बारे में या फिर राष्ट्रीयता के बारे में और जो हमारी आत्मा है भारत माता की, उसके बारे में आप नहीं जानते हैं, धरती माता संरक्षण के बारे में नहीं जानते हैं, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन में नहीं जानते हैं, आपदा शिक्षण के बारे में नहीं जानते हैं, मानव अधिकार शिक्षण के बारे में नहीं जानते हैं, तो आप फिर जैसे कहते हैं आदमी को मैसर नहीं इंसान होना। तो कहने का गालिब का शेर है, आदमी को मैसर नहीं इंसान होना, उससे बात है। तो राय साहब से मेरी कल बात हो रही थी, डॉक्टर मार्कंडेय राय साहब से, कि भाई वैल्यू एडेड एजुकेशन या वैल्यू बेस्ड एजुकेशन बड़ा आवश्यक है और काम तो हो रहा है बहुत दिनों से, लेकिन वो सब कागजों में रखा हुआ है। हम कैसे देखेंगे कि जितने भी स्कूल कॉलेजेस हैं वहाँ इस पर अमल भी हो। क्लास हफ्ते में एक दिन हो जाता है, टीचर जो सबसे बेकार है उसको भेज दिया गया वैल्यू बेस्ड एजुकेशन के लिए। लड़के भी देखते हैं कि जो इधर मोबाइल वोबाइल देखते रहते हैं। तो नहीं, असली काम हो, ताकि भारत को आगे बढ़ना है तो तकनीकी विकास और मानसिक विकास के साथ ये जो मूल्यपरक शिक्षा की बात है वो होगी। आपने शिक्षा के कमजोरियों के नब्ज पर आपने हाथ रख दिया। आज की शिक्षा बहुत बड़ी साजिश का शिकार है, जिसमें कि मैकाले को कहें चाहे मैक्स मुलर को कहें, उन्होंने जान लिया था कि भारत को अगर कमज़ोर करना है तो शिक्षा को ख़त्म करना, बाबू पैदा करना। आज 2020 में जो नई शिक्षा नीति आई है उससे बहुत सी संभावनाएं बनी हैं। उसका कार्यान्वयन कैसे होगा इस पर निर्भर करता है कि वो कितना लाभ है। उसमें जो इन्होंने चर्चा की वैल्यू बेस्ड एजुकेशन की, हमारी संस्कृति, हमारा जो रहन सहन, हमारा समाज, हमारा परिवार, ये सब कुछ सिखाता था। लेकिन हम लोग पाश्चात्य सभ्यताओं के प्रभाव में आकर के ये सबको अपना हास्यास्पद समझने लगे और वहीं से शुरुआत हो गई गिरावट की। हम लोगों को कहा जाता था कि नदी माँ हमारी, गंगा माँ है। गंगा अगर माँ है तो आप प्रदूषित करिएगा, पेशाब करिएगा, उसमें थूकिएगा, आप लाशें फेंकिएगा, नहीं। अगर माँ अगर मानते हैं तो वो काम नहीं करेगा। वैसे ही या चाचा काका नाना का संबंध था, जल ही जीवन है कहते थे हम लोग। हाँ, सत्य बोलो, ये सब छोटी छोटी बातें हैं। और वैल्यू बेस्ड एजुकेशन तब तक नहीं होगा जब तक कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं। किताबों में पढ़ाने से, रटवाने से पानी पानी प्यास नहीं जाएगी। आज ज़रूरत है विश्वविद्यालयों को क्लास की शिक्षा को समाज तक पहुँचाने।
पेड़ लगाना 100 बार सिखा दें, क्या क्या फ़ायदे, कितने ऑक्सीजन देता है, कितना लकड़ी देता है, एक पेड़ से कितना इकोनॉमिक फ़ायदा होता है, भूल जाएगा आदमी। लेकिन उस बच्चे से अगर पेड़ एक लगवा दें और कहें कि पेड़ लगाने की तुम्हारी जिम्मेवारी है, ये सूखने नहीं पड़ेगा, इसको तुम नर्चर करोगे जब तक बड़ा नहीं हो जाता है, उस बच्चे का अटैचमेंट बढ़ जाएगा पेड़ से, बच्चे का लगाव बढ़ जाएगा, और उसके बाद एक से नहीं अनेकों पेड़ लग जाएंगे। और आज कम से कम उसको ये ट्रेनिंग दे दी जाए कि जितना ऑक्सीजन लेते हो उतनी तुम्हारी कम से कम नैतिक जिम्मेवारी होती है, उतना ऑक्सीजन प्रोड्यूस भी करो, और वो पेड़ों से ही होगा। वैसे ही मान लीजिए नोटबुक है, नोटबुक सब जगह छपते हैं, सब बच्चे यूज करते हैं, उसको 2-4 अच्छे मैसेज लिख देना, कोई बेजा नहीं, अच्छे महापुरुषों की गुड, इसमें प्रिंटर को कोई ज़्यादा जल ही जीवन है, सत्य बोलो, हाँ आचरण करो, बड़ों की आदर करो, सेवा करो। और एजुकेशन में आज हम लोग चर्चा करें तो थोड़ी देर पहले एडमिशन में ये मस्ट हो, जैसे कि अमेरिकन यूनिवर्सिटी में होता है कि आपका जो क्वालिफिकेशन और जो ग्रेड है वो तो बेसिक चीज़ है, उसके अलावा अगर सोशल सर्विस आपने नहीं किया है, आपका एडमिशन अच्छे विश्वविद्यालय में नहीं होता है, चाहे हार्वर्ड होता हो, चाहे बीली हो, चाहे वाटर हो, चाहे कहीं भी, वो पूछते हैं कि भाई आपने ए लेवल या ओ लेवल पास किया विश्वविद्यालय में, आपने सोशल सर्विस क्या किया है, क्या किसी वो गरीब एरिया में जाके कुछ काम किया है, किसी बच्चे को पढ़ाया है, किसी बूढ़े की सेवा की है, किसी हॉस्पिटल में जा कर के आपने सर्विस दी है, कहीं गरीबों को खाना खिलाया है, किसी स्कूल में जा कर के आपने झाड़ू लगा, इत्यादि इत्यादि बहुत सी चीज़ें जो समाज में आदमी को इंसान बनाने के लिए वैल्यू बेस्ड एजुकेशन ट्रेनिंग देने के पर्याप्त है। कुछ बिलबोर्ड लगने चाहिए हर जगह। पर्यावरण पर मान लीजिए इतना चर्चा चल रही है कि प्रदूषण दिल्ली एक तरह से विषाक्त होता जा रहा है, और हम लोग शहरी क्षेत्र में रहने के लिए टैक्स पे कर रहे हैं। टैक्स पे करने का मतलब कि अपने लाइफ का टैक्स पे कर रहे हैं, उस विषाक्त वातावरण में रहते हैं। पर्यावरण को स्वच्छ रखना एक आदमी का, सरकार की जिम्मेवारी नहीं, हम सबकी जिम्मेवारी है। तो ऐसे में क्यों नहीं कुछ बिल बोर्ड लगे कि वातावरण क्या हो, पर्यावरण का आज का सिचुएशन क्या है, ये ऐसे बिल बोर्ड से कम कहीं से जाते हुए आदमी देखता है तो उस पर इम्प्रिंट पड़ता है, और उस इम्प्रिंट से ऐसी बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें कि बहुत ज़्यादा न खर्च करके भी लोगों में एक स्ट्रिक्ट मैसेज जा सकता है कि भाई आपने क्या किया आज दिन में, कुछ सेवा की, किसी के लिए सोशल सर्विस किया, किसी की हेल्प किया, किसी की मदद किया, किसी को गाइड किया जी। अच्छा, देना, गाइड करना, हेल्प करना कोई जो पैसे से ही हो, आप पास जो है वही दान दें। आपके पास संगीत है, संगीत ही दें। आपके पास योग है, योग ही दान करें। आपके पास ज्ञान है, आपकी शिक्षा दें। जिसके पास पैसा, पैसा भी दें। तो ऐसा देने की जो कल्चर है उसको हम लोग रिवाइव करें। भारतवर्ष हमेशा देने वाला था, यहाँ पर वॉलंटरिज्म की कमी नहीं, तो लोग समाज में सिक्योर महसूस करते हैं। आज भीड़ में हर आदमी अकेला महसूस करता है। कैसे बदले इसको कि हर एक बच्चा ये महसूस करे कि हमारी जिम्मेवारी है समाज की। अगर कहीं कोई क्राइम हो रहा है तो हम लोग भाग चलते हैं, किसी पर कोई अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई जिम्मेवारी लेने की नहीं। कोई एक्सीडेंट, आपका भी बेटा हो सकता है, आपकी बेटी हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है, एक्सीडेंट हो गया है, वहाँ क्या खड़े हो करके आप उसे कभी जीवन बचाने के लिए कुछ कर सकते हैं। और ये शिक्षा अगर हम लोग नहीं देंगे तो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन किताबों में रह जाएगा और कुछ रटने की बात आ जाएगी। रटने से वैसे ही होगा जैसे गधे के पीठ पर आप ग्रंथ लाद देंगे। आज जो शिक्षा है गधे के पीठ पर ग्रंथ लादने वाली बात है, उसको पता है। सच बोलो, बोला गधे। अपराध, कानूनी अपराध है करप्शन, पैसा लेना, घूस लेना, लेकिन हर आदमी ले दे रहा है। दहेज खराब है, सब लोग जानते हैं। एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है हर जगह, ये कोई रोकने वाला नहीं, ना रुक रहा है। हर आदमी जब बदलता है अपना, कैसे बच्चों के लिए कि तुम रिवोल्ट करो अपना। तुम्हारा अगर गार्जियन अगर दहेज मांगने की बात करता है तो मना कर दो कि नहीं हम शादी नहीं करेंगे। ऐसी चीज़ें हम लोग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दे करके बच्चे को एक अच्छा नागरिक बनाए, जो कि कभी एग्जाम्पल बने दूसरे के लिए। ऐसा कोई मॉडल हम लोग जब तक तैयार नहीं करते हैं तब तक वैल्यू बेस्ड एजुकेशन केवल किताबों की बात रह जाएगी, प्रैक्टिकल में कुछ नहीं। इसकी भी जांच होनी चाहिए, इसका भी महत्व चाहिए। इसका महत्व कम कर दिया हमने। कोई ईमानदार है उसका कोई वैल्यू नहीं है, ईमानदार तो है अपने लिए है, उसका भी एक वैल्यूएशन होना चाहिए। जहाँ भी हम लोग अपॉइंटमेंट, रिक्रूटमेंट, प्रमोशन करें। मेरा एक एग्जाम्पल लास्ट इंक्लूड करेंगे। मैं जॉन बॉस्को स्कूल में नैरोबी केनिया में रहते हुए कई बार एज ए चीफ गेस्ट गया। मैंने पूछा अभी कि यार तुम ट्रेनिंग देते हो डिफरेंट स्किल्स की, 200 लोग बच्चों को कहते हैं तुम्हारे पास डिमांड 2000 की रहती है, जबकि लोग कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट है।
तो उसके प्रिंसिपल ने बताया कि सर हमने प्रूव कर दिया है कि हमारे बच्चे ईमानदार हैं, सिंसियर हैं, हार्ड वर्किंग हैं और मैनेजमेंट को नुकसान नहीं है। और ये जितना भी प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हैं ये केनिया में, उनको ये पता है कि डॉन बॉस्को का बच्चा जो होगा वो सिंसियर होगा, ईमानदार होगा और कम से कम हमारे खिलाफ नहीं जाएगा। इसीलिए हर इंटरप्रेन्योर चाहता है कि डॉन बॉस्को के बच्चों को क्यों नहीं उस तरह की ट्रेनिंग यहाँ भी दी जाए कि कम से कम मैंने एजुकेशन के साथ एक बेस्ड मशीन पर अच्छी शिक्षा तो देते ही हम लोग, उसके साथ एक वैल्यू बेस्ड प्रेयर कराते हैं और उसके बाद बच्चों को शिक्षा भी देते हैं। वही ईमानदारी से करता हूँ, चोरी मत करना। हम लोग कहते हैं कि चोरी बुरा काम है, लेकिन सब लोग अपने बच्चों को चोरी सिखाते हैं। किसी का बच्चा इंस्पेक्टर है पुलिस में, रोज़ 5,000 ले आता है, 10,000 ले आता है, न उसकी वाइफ पूछती है, न तो बेटा बेटा कहाँ पता करा, तो सैलरी तुमको इस साल महीने में 1 दिन नहीं मिलती है, रोज़ 10,000 कहाँ से ले आते हो? ये हम नहीं लगे। कभी वाल्मीकि जैसा सब लोग चोरी करके लाते हैं और सब लोग खाते हैं, एंजॉय करते हैं, मकान बना देता है, गाड़ी खरीदता है, सब लोग खुश होते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा होनहार है। और वही हेड ऑफ द फैमिली हाउस होल्ड होता है, फैमिली तो रही नहीं, अब हेड ऑफ द हाउस होल्ड होगा, जो ज़्यादा कमाता है, जो ज़्यादा कहाँ से लाता है कोई नहीं पूछता है, सोर्स ऑफ इनकम। ये वैल्यू कैसे हम लोग बदलेंगे कि चोरी का पैसा, गलत काम का पैसा हम लोग यूज करेंगे? अगर सर परिवार में कहें, हर आदमी ईमानदारी दूसरे का हम लोग देखते हैं, अपने परिवार में नहीं देखते हैं कि चोरी का पैसा कहाँ से आया। तो ये सब चीज़ों का वैल्यू बेस्ड प्रैक्टिकल हम लोग ये करें कि हम लोग चोरी का पैसा कोई ले आए, उसको कह सके, कंडेम कर सके अपने परिवार में कि तुमने चोरी का पैसा लाया, हम लोग से पार्टी। धन्यवाद। बहुत अच्छा आपने कहा। वैल्यू बेस्ड एजुकेशन पर इससे बेहतर सब लोगों को नहीं मिल सकती। आपने अभी बताया कि भारत में प्रदूषण बहुत फैल रहा है, दिल्ली विश्व का सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है, बाकी दूसरे शहर जो भी हैं इसी कतार में हैं। उसी प्रकार बेरोजगारी की समस्या है और जनसंख्या विस्फोट की समस्या है। अगर इन तीनों समस्याओं को ही अगर ले लें, प्रदूषण हुआ, टाउन, सिटीज़, विलेज, हर जगह प्रदूषण फैल रहा है, और फिर स्वास्थ्य की बात है तो कोविड कहाँ से आया चर्चा आज करना ठीक नहीं है, लेकिन समस्या आ गई है। कोई 4 समस्याएं हैं, चारों समस्या ऐसी विकराल हैं, लेकिन जनता का जो मिजाज है, सरकारों का मिजाज है, वह सोच तो रही है, लेकिन सोचना तेज़ी से होगा और कॉन्क्रीट जो विचार है वो आना चाहिए। कारण यह है, अगर हम यह सोचेंगे कि बिजनेस एज यूजुअल तो नहीं चलेगा। बराबर एग्जाम्पल मैं देता हूँ, उदाहरण देता हूँ कि अगर प्रदूषण फैल रहा, एक समय आया कि हम जिंदा ही नहीं रहेंगे। वी आर गोइंग टू सी ए डूम्सडे वेरी सून। जो उद्योगपति, लघु और मध्यम या जो भी आदमी प्रदूषण फैला रहे हैं, नदियों में गंदा डाल रहे हैं, उनको पता नहीं है कि अपने वो आने वाले पीढ़ियों को भी बर्बाद कर रहे हैं। तो होता ही यह है कि एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि साहब, समथिंग लाइक टचिंग 440 वोल्ट्स। आप 440 वोल्ट को छुएं और कहें कि नहीं आप मैं ऐसी गलती नहीं करूँ, परहैप्स वी वोंट सर्वाइव टू से दैट वी वोंट डू इट अगेन, तो डेथ हो जाएगा। कहने का मतलब कि हम जान रहे हैं कि भाई ये समस्याएं हैं, फिर भी समय काट रहे हैं कि भाई सरकार कुछ कर देगी, हम कुछ कर लेंगे, जनता के सड़क पे कुछ खराबी है, लोग गाड़ी हट के चले जाएंगे, ये कंप्लेन नहीं करेंगे, कोई ना कोई तो कर देगा, मेरी ड्यूटी नहीं है, हमारा वार्ड कमिश्नर करेगा, ये करेगा, वो करेगा, नहीं MLA करेगा, MP करेगा। सबकी जवाबदारी है और तभी जाकर के भारत आगे बढ़ सकता है, क्योंकि चारों समस्याओं का अगर निदान नहीं हुआ, चाहे कोविड के बारे में है, उसमें क्या हम जल्दी करें, हम अभी कर रहे हैं, लेकिन एक समय था कि लोग हड़बड़ी में नहीं थे, उससे काफ़ी घाटा हुआ, सबक मिली, लेकिन आगे क्या होगा, चुस्त और तंदुरुस्त रहें, यह ज़रूरत है। चाहे बेरोजगारी को दूर करने के बारे में हो या प्रदूषण के बारे में हो, जनसंख्या विस्फोट के बारे में बहुत सारी बातें होगी, उसकी समस्या है, निदान बड़ा आसान है, उसके लिए अलग हम लोग समय रखेंगे। अभी जगी साहब बताएंगे कि ICT के माध्यम से और फिर जो नई तकनीक है उसका समावेश करके कैसे हम इस समस्याओं पर काबू पा सकते हैं। सर, जैसे मैं पहले थोड़ा ICT से पहले जो डॉक्टर राय ने बताया है कि गधे के ऊपर आप ग्रंथ रखते हैं, तो
गधा घोड़ा नहीं हो पाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये समाज का पहलू ऐसा है कि हर आदमी उससे जुड़ा हुआ है। बहुत सारी बातें हैं, एजुकेशन कम ले ज़्यादा ले, लेकिन वैल्यू बेस्ड एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है कि इसमें परिवार, शहर, समाज, देश सब इनसे जुड़ा हुआ है। स्वामी विवेकानंद ने बोला था कि आप जो है अगर आप वो माहौल घर में ठीक बना रहे हैं तो वो घर का माहौल मोहल्ले में जाएगा, मोहल्ले का शहर में जाएगा, शहर का देश का जो निर्माण है वो करने में सबसे ज़्यादा मदद करेगा। तो जैसे मैं CSR पे काम कर रहा हूँ तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि गवर्नमेंट ने 2013 में एक बिल लेके आई, हिंदुस्तान गवर्नमेंट पहली बनी जिसने CSR के ऊपर मैंडेटरी कर दिया। जैसे आपने पॉल्यूशन की बात की तो इसमें ISO 26000 को फॉलो करते हुए उन्होंने कहा कि आपको अपने प्रॉफिट का 2% जो है वो आपको समाज की भलाई के लिए खर्च करना है। करेक्ट। ये बहुत अजीब सा और बहुत ही यूनिक टाइप का भी था ये बिल, लेकिन उसमें मैं इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ तो लोगों ने 2% खर्च करना शुरू किया क्योंकि उसमें लीगल ऑब्लिगेशन था कि आपको अपने प्रॉफिट का 2% खर्च करना है। लेकिन मेरा मानना ये था कि अभी हमने जैसे अपनी नई कंपनी खोली है कॉन्शियस वेंचर, तो लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने कॉन्शियस वेंचर क्यों रखा ना, तो हम बोलते हैं कि कॉन्शियसली जो बिजनेस कर रहे हैं वो कॉन्शियस है। आपको प्रॉफिटेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में जो गैप है उसको फिलअप करेंगे तो आपका बिजनेस जो है वो अच्छा चलेगा। तो 2% वाली जो मैं बात कर रहा था उसमें यह था कि आप 2% खर्च करने से ज़्यादा आप जो 98% प्रॉफिट कमा रहे हैं वो कैसे कमा रहे हैं, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। आप गलत काम करके 2% खर्च कर रहे हैं तो दैट इज़ नॉट राइट वे। तो एक तो ये था। ICT के सर ने बोला है कि हम लोगों ने ICT, जब ICT को नहीं लोग जानते थे, हम ICT की बात करते थे। मेरे को सौभाग्य मिला कि मैं वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी जो जिनेवा में यूनाइटेड नेशन के ITU में शुरू हुआ था उसका सिविल सोसाइटी ग्रुप का मेंबर था और काफ़ी हम लोगों ने एडवोकेसी लेवल पे, पॉलिसी लेवल पे काम किया। तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हर इंसान से जुड़ी हुई है। कोविड टाइम में हमने देखा कि गाँव से लेके, गाँव के स्कूल के बच्चों से लेके, किसान से लेके हर इंसान, कनेक्टिविटी जब तक नहीं थी तब तक वो आइसोलेटेड था। जैसे ही कनेक्टिविटी हुई तो उसके घर में क्लासेस लगनी शुरू हो गई, टीचर उसके घर में पहुंचनी शुरू हो गई, प्रिंसिपल उसके घर में पहुंचनी शुरू हो गई, शिक्षा उसके घर में पहुंचनी शुरू हो गई। तो ये कि टेक्नोलॉजी ने एक ऐसा अपॉर्चुनिटी क्रिएट करी है कि आप कहीं पे भी रहें, कैसे भी रहें, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप समाज के जो प्रोग्रेसिव सोसाइटी है उसके हिस्सा बन सकते हैं। और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, हम लोगों के लिए चैलेंज भी है और हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है कि हम हर आदमी को उस विकास की दौड़ में शामिल करें, वो किसी भी क्षेत्र में रह रहा हो। पहला ये होता था कि आप किसी गांव में रह रहे हैं तो आप शायद आइसोलेटेड हैं। प्रेसिडेंट जो हमारे अब्दुल कलाम साहब थे उन्होंने एक कार्यक्रम शुरू किया था पूरा जो था उसको प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटी इन द रूरल एरिया कहा गया था। तो आप वो विजनरी लीडर थे, विजनरी साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो कार्यक्रम शुरू किया था वो कोविड ने, थैंकफुली कोविड ने उस चीज़ को गांव-गांव में पहुंचा दिया। हम लोग जूम्स के माध्यम से जुड़े हुए हैं, हम आपसे जो बात कर रहे हैं हम उसके माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो ये जो क्रांति टेक्नोलॉजी के माध्यम से होनी है, अगर हम इसको सही तरीके से यूज़ करेंगे, सही माध्यम से यूज़ करेंगे, हम पे सही कंटेंट होगा, हमारे पास सही प्लानिंग होगी, तो मैं समझता हूँ कि देश के कोने कोने में जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी बोलते हैं कि आपके इंसान भी इस प्रोग्रेस से जुड़ेगा, उस वैल्यू से जुड़ेगा और देश के विकास के लिए ज़रूर मदद करेगा। और हम लोग विश्व गुरु, मैं दोबारा कहना चाहूँगा कि विश्व गुरु बनने में हमें कोई नहीं रोक सकता जब तक हम इंक्लूसिव मॉडल पे काम करें। और इंक्लूसिव मॉडल पे काम करने का मतलब है हम सिर्फ एलीट क्लास के लिए काम ना करें। हम बात करते थे टेक्नोलॉजी की तो हम कहते थे कि सर आपको टेक्नोलॉजी को क्लासेस से मासेस तक लेके जाना है। क्लासेस तो एलीट क्लास है, टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं तो हमें कष्ट होता था कि हम शहर में लोग यूज़ रह रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी को माध्यम से यूज़ कर रहे हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं। वो जो गैप दिनों दिन बढ़ता गया, उस गैप को कम करने के लिए टेक्नोलॉजी बहुत एनेबलर का काम कर रही है। और अब मुद्दा ये है कि हम लोग उसको सही तरीके से यूज़ करें और उस आदमी तक, उस बच्चे तक हम पहुँचें ताकि वो कहीं पे भी, कोविड का माध्यम हो या कोई भी माध्यम, तो वो कहीं भी अपने आप को एक्सक्लूसिव ना फील करे, एक्सक्लूडेड ना फील करे। वो इस इंक्लूसिव सोसाइटी का समग्र विकास का जो यूनाइटेड नेशन SDG बोलता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उसका हिस्सा बने और विकास में भागीदारी कर पाए। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद जंगी साहब। आज अभी नए साल प्रवेश के पहले हम लोगों ने चर्चा में भाग लेकर लोगों को यह बताया कि असल में करना क्या चाहिए, क्योंकि लोगों को फुर्सत नहीं सोचने की। अब क्या है कि इसे एक नई दिशा उनको मिलेगी, चलो बना बनाया हमको मिल गया, इसी में हम चुनते हैं। अब रही बात कि समापन के पहले मैं बता दूं कि अगर 3 आदमी मिलकर हम कुछ सोच रहे हैं तो ऐसा नहीं कि हम ही सोच सकते, भारत में करोड़ों लोग ऐसे सोच सकते हैं और इसकी संख्या अगर बढ़े, इस तरह के दल 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ दल पैदा हों, तभी ये काम हो सकता है। इसलिए कहावत है अंग्रेजी में और हिंदी में भी कि दीप से दीप जले।
When one lamp lights another, nor grows less, nobleness and kindness nobleness. कहने का मतलब कि एक दीप जब दूसरे दीप को जलाता है तो पहले दीप की रोशनी घटती नहीं है। तो सारे लोग मिल करके इस तरह का समूह बने जो एक दूसरे को ईच वन टीच वन की बात होनी चाहिए। हमारा नारा होना चाहिए अगले साल का ईच वन टीच वन, एक से एक पढ़े। अगला हो कि ईच वन टीच वन हो गया, और इसके अलावा आगे जो बात होगी उसमें होगा कि कैच देम यंग, यानी जो विद्यार्थी हैं, बच्चे हैं, उनको हम गोद लें, उनको पढ़ाएं ताकि बच्चे में ही वो सब चीज़ सीख जाएं। एंड वी आर लॉन्गिंग फॉर अ डे व्हेन द स्टूडेंट्स विल बिकम द एग्जैक्ट टीचर्स, एजुकेटर्स ऑफ देयर फादर्स, मदर्स, गार्जियंस, देयर ओन स्कूल टीचर्स, अदर द एंटायर नेबरहुड। तो राय साहब अपनी चर्चा में भाग लिया और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी चर्चा हम लोग जारी रहेगी अगले वर्ष में। नया साल आपको मुबारक हो। आपको भी, और हम आप ही के पद चिन्हों पर मैं कहूँगा कि जो आपने कहा लास्ट में कि ऐसे सोचने वाले अनेकों हैं, तो हम कहें कि आज का नारा जो आपने लगाया वो जय जगत का होना चाहिए। बहुत अच्छा। जय हिंद नहीं है, जय जगत। और एक ही लाइन हम उसके लास्ट में पूर्ण करें अपनी तरफ से कि आओ हम मिलजुल के बनाएं सुखद सफल संसार, जाति धर्म का भेद न हो, धर्म न हो आधार। बहुत अच्छा, धन्यवाद। कहने का मतलब यह है कि वर्ल्ड एज ए फैमिली वसुधैव कुटुंबकम देखना है, क्योंकि पोल्यूशन हैज़ नो बाउंड्रीज, बीमारी हैज़ नो बाउंड्रीज, तो अब दुनिया की बात करनी ही पड़ेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस संदेश के लिए। अब जगी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग पहली बार मिले यहाँ पर, आप यहाँ पर पैदा हुए हैं देहरादून में और विदेशों में भ्रमण किए हैं। आपके अनुभव हम सबको मिलाकर सोच रहे हैं कि आगे हम लोग एक आभासी विश्वविद्यालय खोलें, और जो आभासी विश्वविद्यालय होगा जिसकी अंग्रेजी होती है वर्चुअल यूनिवर्सिटी, यह भारत के बाहर होगा, ताकि जो बाधाएं हैं, जब तक यहाँ की सरकारें उन बाधाओं को दूर नहीं करती है तब तक वो विदेशों में चलेगी और दुनिया भर को वहाँ से हम लोग सेवा करेंगे, भारतीयों को भी सेवा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप दोनों बंधुओं को नमस्कार करता हूँ और आशा है कि आगे भी हमारा काम चलता रहेगा। धन्यवाद।